एपिसोड 521 टू 530। अध्याय 521। एक जोरदार थप्पड़। झाओ मिंग ने आह भरी। वह वेंजू और शियाओली से निपटते निपटते थक चुकी थी। क्या उसे इस महल में एक भी दिन शांति से नहीं बीत सकता? महारानी जी, मंत्री यू शाओ को उनके पद से हटाने का मुझसे या आपसे या महारानी शियाओली से कोई लेना देना नहीं है। सभी निर्णय महाराज द्वारा लिए गए हैं, इसलिए यदि आपको कोई समस्या है तो आप उनसे सीधे बात कर सकती हैं। इन फैसलों में मेरा कोई हाथ नहीं है, इसलिए सारा दोष मुझ पर मत डालिए। साथ ही मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अपने व्यवहार पर ध्यान दें। आपने आज तो ऐसा किया, लेकिन अगर आपने मेरे लोगों को दोबारा मारा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। लूशी मेरी नौकरानी है, आपकी नहीं, इसलिए आपको उसे मारने या आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है, खासकर तब जब उसने कुछ भी गलत नहीं किया हो। झाओ मिंग ने वेंजू की आंखों में देखते हुए सख्ती से कहा। वेंजू ने होंठ सिकोड़कर हंसते हुए कहा, सचमुच? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरती हूँ? झाओ मिंग, तुम एक घटिया वेश्या हो जो सिर्फ बिस्तर में ही अच्छी हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की? मैं महारानी हूँ, मुझे नौकरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसके लिए मुझे तुम्हारी अनुमति की जरूरत नहीं है। वेंजू के गंदे शब्दों को सुनकर झाओ मिंग की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने अपने होंठ सिकुड़े और एक पल के लिए आंखें बंद कर लीं। लेकिन जब उसने दोबारा अपनी आंखें खोलीं तो वह खिलखिलाकर हंसी और खिलखिलाकर मुस्कुराए। तुम सही कह रहे हो, अगर कोई औरत बिस्तर पर अच्छी नहीं है तो वो अपने पति को कैसे संतुष्ट कर पाएगी? मैं बिस्तर पर अच्छी हूँ, इसीलिए महाराज ने कभी अपनी दूसरी पत्नियों के पास नहीं गए। इसी वजह से महारानी शियाओली को राजसी बनाने का तुम्हारा सपना हमेशा एक सपना ही रहेगा। वह हल्के से हंसी। क्योंकि ऐसा लगता है कि तुम जल्द ही दादी बन जाओगी और मैं जी राजवंश के भावी सम्राट की मां बनूंगी। उसने अपनी चोटी को पीछे करते हुए और अपनी गर्दन पर बने बैंगनी निशानों को सहलाते हुए कहा, मानो उन्हें दिखा रही हो। पहले तो उसे उसकी बातें सुनकर गुस्सा और झुंझलाहट हुई, लेकिन जब उसने इस बारे में सोचा तो उसे लगा कि यह अपमान से ज्यादा तारीफ है। आखिरकार बिस्तर पर अच्छा होना एक ऐसा हुनर है जो हर किसी के बस की बात नहीं। उसे इस बात पर गर्व होना चाहिए था, न कि परेशान होना चाहिए था। इसलिए वह पीछे नहीं हटी और उसी के शब्दों का इस्तेमाल करके उसे चिढ़ाया। झाओ मिंग की बेशर्म प्रतिक्रिया सुनकर वेंजू ने दांत पीस लिए। पहले वह कभी ऐसी बेशर्म प्रतिक्रिया देने की हिम्मत नहीं करती थी, लेकिन अब उसने ऐसा व्यवहार किया मानो यह कोई अपमान नहीं बल्कि प्रशंसा हो। तुम क्या तुम्हें सुनाई भी दे रहा है कि तुम क्या कह रही हो? जी राजवंश की साम्राज्य होकर तुम ऐसे बेशर्म शब्द कैसे बोल सकती हो? क्या तुम में अब भी थोड़ी शर्म बची है? तो आपको पता है कि मैं जी राजवंश की साम्राज्य हूँ, फिर भी आप मेरे लिए ऐसे गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं। अगर मैं साम्राज्य हूँ तो आप भी साम्राज्य माँ हैं। साम्राज्य माँ साम्राज्य के लिए ऐसे घटिया शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकती हैं? मुझे लगता है कि तुम्हें मुझसे ज़्यादा शिष्टाचार सीखने की जरूरत है, क्योंकि बुनियादी शिष्टाचार की कमी तुम में है, मुझ में नहीं। उसने अपनी छाती के सामने हाथ जोड़ते हुए और उसे दबंग ढंग से घूरते हुए कहा। तू कुतिया! वेंजू दहाड़ते हुए गुस्से से झाओ मिंग की ओर दौड़ी और उसका हाथ कसकर पकड़कर उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। झाओ मिंग, जिसे उससे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और जो अभी अभी मुड़ी ही थी, तभी वेंजू गुस्से में उसके पास गई और उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मार दिया। वह इस अचानक हमले से अचंभित रह गई, क्योंकि उसे शारीरिक हिंसा का सहारा लेने की उम्मीद नहीं थी। थप्पड़ इतना जोरदार था कि उसके चेहरे पर हाथ का निशान साफ दिखाई दे रहा था। उसे तेज दर्द महसूस हुआ और उसने अपने होंठ कसकर भींच लिए। उसे पलटकर वार करने की तीव्र इच्छा हो रही थी, लेकिन उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली, क्योंकि वह ऐसा नहीं कर सकती थी। आखिरकार वेंजू का चेहरा उसकी मां जैसा ही था। वह कुछ भी कर सकती थी, लेकिन मां के चेहरे की वजह से पलटकर वार नहीं कर सकती थी। झाओ मिंग को वहां चुपचाप खड़े देखकर वेंजू के होठों पर एक घमंडी मुस्कान आ गई। उसने सोचा कि आखिरकार उसे अपनी औकात पता चल गई है और अब वह कुछ भी करने की हिम्मत नहीं कर सकती। आखिरकार वह महारानी है, वह क्या कर सकती हैं? माँ! जी चेंग की आवाज़ सुनकर वेंजू के चेहरे के भाव थम गए। जब उसने गुस्से में उसे पुकारा तो उसका शरीर कांप उठा। क्या वह अदालत में नहीं था? वह वापस कैसे आ सकता है? वेंजू झाओ मिंग से बात करने के लिए यहाँ आई थी, ये जानते हुए कि जी चेंग यहाँ नहीं होगा। लेकिन वह इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया? जी चेंग ने अपनी हथेलियों को मुट्ठी में कसकर भींचा और लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए झाओ मिंग की ओर बढ़ा। वह वेंजू के पास से गुजरा और चिंता भरी नजरों से झाओ मिंग को देखा। उसने अभी अभी वेंजू की हरकत देखी थी। उसे इतना गुस्सा और निराशा हुई कि अगर वह 1 मिनट पहले आ जाता तो उसकी माँ उसे थप्पड़ न मारती। मुझे दिखाओ, उसने कोमल स्वर में कहा और उसके गाल पर रखे उसके हाथ को खींचा। उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था, क्योंकि वह अभी भी सदमे में थी, क्योंकि उसे सालों से किसी ने थप्पड़ नहीं मारा था। आखिरी बार उसके पिता ने उसे तब थप्पड़ मारा था जब वह 15 साल की थी, और वह भी स्कूल में हुई घटना के कारण। जी चेंग ने अपना हाथ चेहरे से हटाया और उसके चेहरे पर पड़े लाल निशानों को देखकर चौंक गया। उसकी त्वचा इतनी गोरी थी कि चेहरे पर लाल निशान साफ दिखाई दे रहे थे। उसका दिल दर्द से भर गया और उसने उसका चेहरा छूने के लिए हाथ बढ़ाया। जब उसकी हथेलियां उसके गालों को छुई तो वह थोड़ी सी सिहर उठी। वह महसूस कर सकता था कि उसका चेहरा कितना गर्म था। थप्पड़ इतना जोर से लगा होगा कि उसके गाल इतने गर्म हो गए थे। फिर भी वह रो नहीं रही थी। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे, लेकिन वह अपने दांत भींचकर रोने से खुद को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। वह वेंजू के सामने रोना नहीं चाहती थी, चाहे कितना भी दर्द क्यों ना हो। अगर वह वेंजू के थप्पड़ मारने पर रोती तो इससे केवल उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती। उसे दूसरों के सामने, खासकर उन लोगों के सामने जो उसे नीचा समझते हैं, कमजोर दिखना बिल्कुल पसंद नहीं था। अध्याय 522। क्या मुझे तुम्हें हिरासत कक्ष में भेजना चाहिए? झाओ मिंग के चेहरे पर हाथ का निशान देखकर जी चेंग ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। उसके दिल में घुटन सी महसूस हुई और उसका जबड़ा कस गया।
उसने वेंजू की ओर रुख किया, जो पहले से ही घबरा रही थी क्योंकि उसे इस परिणाम की उम्मीद नहीं थी। उसने सोचा था कि अगर वह झाओ मिंग को थप्पड़ भी मार दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी क्योंकि यह उसका पहला अनुभव नहीं था। पहले भी उसने ऐसा ही किया था, लेकिन उस समय जी चेंग महल में नहीं था। लेकिन अब उसने ये सब खुद देख लिया है। जी चेंग, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। मैंने उसे इसलिए मारा क्योंकि उसने मेरा और तुम्हारा अपमान किया। उसने कहा कि वह बिस्तर पर अच्छी है और तुम्हें हमारे खिलाफ भड़का देगी। वह बस एक चरित्रहीन औरत है जो तुम्हारे साथ और तुम्हारी भावनाओं के साथ खेल रही है। तुम उससे प्यार करते हो इसलिए उसका असली चेहरा नहीं देख पा रहे हो, लेकिन वो सिर्फ तुम्हारे साथ खेल रही है। उसने खुद मुझे बताया था, उसे बस महारानी का पद चाहिए था। तुम्हें पहले स्थिति को स्पष्ट रूप से समझना होगा और फिर फैसला लेना होगा। उसने उसकी कुछ बोलने का इंतजार किए बिना ही बड़बड़ाना शुरू कर दिया। वह पहले से ही घबराहट में थी और उसके चेहरे पर बढ़ती हुई ठंडी भावभंगिमा देखकर उसके दिल में डर और भी बढ़ रहा था। वेंजू की बातें सुनकर झाओ मिंग ने भौहें से कुढ़ी, लेकिन उसे अपनी कमर के चारों ओर कुछ कसने का एहसास हुआ। उसने नीचे देखा तो पाया कि जी चेंग ने उसकी कमर पकड़ रखी थी और उसकी पकड़ धीरे धीरे कसती जा रही थी। उसके लिए बुरा महसूस करते हुए उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए। इस समय वह एक बड़ी दुविधा में था क्योंकि बहस में शामिल लोग उसकी पत्नी और मां थीं। भले ही वेंजू गलत हो, लेकिन उसे कड़ी सजा देना उसके लिए काफ़ी मुश्किल है। वह बजट में कटौती कर सकता है या उसे निलंबित कर सकता है, लेकिन ये सजाएं वेंजू को नियंत्रण में रखने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि थप्पड़ मारने मात्र से ही वह उसे किसी ठंडे महल में भेज दे। आखिरकार पद के लिहाज से वेंजू उससे कहीं ऊपर है। भले ही उन्हें शाही कर्तव्यों से निलंबित कर दिया गया हो, लेकिन इसके लिए उन्हें कोई गंभीर सजा देना वास्तव में जटिल और कठिन होगा। आखिरकार ऐसी मां मिलना उसकी गलती नहीं थी। उसे भी अपने पिता की वजह से इस असहज भावना का सामना करना पड़ा है, इसलिए वह अच्छी तरह जानती है कि उसे कैसा महसूस हो रहा होगा। चुप रहो, उसने वेंजू पर चिल्लाते हुए कहा क्योंकि वह उसकी बातें सुनकर तंग आ गया था। क्या मैंने तुम्हें झाओ मिंग से दूर रहने के लिए नहीं कहा था? क्या मैंने तुम्हें पहले भी नहीं कहा था कि अगर तुम्हें कुछ भी करना हो तो मेरे पास आना, उसके पास नहीं? तो फिर तुमने किस अधिकार से उसे थप्पड़ मारा? वह मेरी पत्नी है, तुम उसे थप्पड़ कैसे मार सकते हो? जी चेंग के इस गुस्से को देखकर वेंजू ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। अब तुम्हें समझ आया कि मैंने तुम्हें लाल पत्र क्यों दिया और 3 महीने के लिए तुम्हारे बजट में कटौती क्यों की। ये तुम्हारी इन चालाक हरकतों की वजह से है। तुम महारानी हो, क्या तुम एक महारानी की तरह व्यवहार नहीं कर सकती? तुम्हें अपने बेटे का जीवन इतना कठिन क्यों बनाना है? तुम मेरी पत्नी के सामने मुझे इतना दयनीय क्यों महसूस करा रहे हो? झाओ मिंग ने जी चेंग को देखा जो बेहद कमजोर दिख रहा था और उसे इस हालत में देखकर उसका दिल दुख से भर गया। वह हमेशा यही सोचती थी कि शादी के बाद पुरुषों को कभी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता क्योंकि उन्हें किसी के लिए अपना घर नहीं छोड़ना पड़ता। उसका हमेशा से यही मानना था कि हमेशा महिलाओं को ही तालमेल बिठाना पड़ता है, लेकिन ऐसा लगता है कि पुरुषों के लिए भी हालात आसान नहीं हैं। एक तरफ उनकी पत्नी है तो दूसरी तरफ उनकी माँ, यहाँ तक कि सम्राट भी ऐसी पारिवारिक समस्याओं से अछूते नहीं हैं। उसने आह भरी और उसके दूसरे हाथ को थपथपाया जो उसकी कमर को पकड़े हुए था। उसने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में अपने लिए निराशा देखने के बजाय उसने उसकी मुस्कान देखी। तुम इससे दूर रहो, इसमें दखल देने का तुम्हारा कोई काम नहीं है, मैं इसे खुद संभाल लूंगी। तुम बस कुछ मत कहना, उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। पहले तो वह चाहती थी कि वह वेंजू को कड़ी सजा दे, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि अपनी ही मां को सजा देने से उसे ही नुकसान होगा। बेहतर यही है कि वह खुद ही ऐसा करे। आखिरकार उसने ही तो उसे चोट पहुंचाई है, इसलिए वेंजू को खुद दंडित करना उसका अधिकार है। जी चेंग के कुछ कहने से पहले ही वह उसके आलिंगन से छूटकर वेंजू के करीब चली गई और उसकी आंखों में सीधे देखने लगी। झाओ मिंग की आभा में अचानक आए बदलाव को देखकर वेंजू घबरा गई। वह बहुत खतरनाक लग रही थी। झाओ मिंग की निगाहें उस पर खंजर की तरह बरस रही थीं और मुस्कुराने के बजाय उसका जबड़ा कस गया था और वह उसे डरावनी निगाहों से घूर रही थी। वेंजू ने घबराकर पीछे हटते हुए पूछा, क्या क्या कर रहे हो? क्या मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? यह मत भूलो कि मैं महारानी हूँ। ये देखकर वेंजू के होंठ कांप उठे कि झाओ किंग पीछे नहीं हट रहा था और उसकी ओर बढ़ता जा रहा था, उनके बीच की दूरी कम करता जा रहा था। उसने घबराहट से जी चेंग की ओर देखा, उम्मीद कर रही थी कि वह इस पागल बच्चे को रोक देगा, लेकिन वह बिना कुछ कहे वहीं खड़ा रहा। अंडरस्को, ये देखकर उसका चेहरा उतर गया कि उसका बेटा भी उसके लिए कुछ नहीं कर रहा है। जब झाओ मिंग उसके करीब पहुंची तो उनके बीच बहुत कम दूरी रह गई थी। उसने करीब से उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराए। महारानी, है ना? क्या आपको याद है कि आपने मेरे पिता पर जहरीली दवा देने का आरोप लगाने के बाद उनके साथ क्या किया था? झाओ मिंग ने वेंजू की आंखों में देखते हुए कहा। झाओ मिंग की खतरनाक आभा को देखकर वेंजू को अत्यधिक पसीना आने लगा। तुम लोगों ने उस पर जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया और बिना किसी उचित जांच के उसे सजा दे दी। वह निर्दोष था, फिर भी तुमने उसे इतनी क्रूर सजा दी। लेकिन आज तुमने महारानी को थप्पड़ मारा, वो भी जी राजवंश के सम्राट के सामने। अब तुम तय करो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूं। क्या मुझे तुम्हें भी उसी तरह हिरासत कक्ष में भेज देना चाहिए जैसे तुमने मेरे पिता को भेजा था? क्या क्या कह रहे हो? मैं महारानी हूँ। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कैद खाने भेज दूँ? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें सजा दूँ? हाँ, तुम कौन होते हो ऐसा करने वाले? क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कर सकते हो? वेंजू चिल्लाई, लेकिन उसकी आंखों में घबराहट साफ झलक रही थी, क्योंकि झाओ मिंग की आंखों से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वह मजाक कर रही है। अध्याय 523 माफी मांगने का कितना अच्छा तरीका है। वेंजू के हाव भाव देखकर झाओ मिंग के होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। थप्पड़ मारते समय उसने ऐसा दिखाया जैसे वह बहुत ताकतवर और डरावनी इंसान हो, लेकिन अब वह डरे हुए पिल्ले की तरह सहम रही थी।
हालांकि पिल्ले अभी भी प्यारे हैं और वह नहीं। क्या आपको लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? आप कहते हैं कि मैं ऐसा करने में सक्षम नहीं हूँ। झाओ मिंग और करीब झुक गया, उनके बीच की दूरी कम करते हुए सीधे उसकी आंखों में देखने लगा। जब तुम महारानी को थप्पड़ मार सकती हो, तब मैं कम से कम निलंबित महारानी को नजरबंदी कक्ष में भेज सकती हूँ। तुम्हें तो शाही कर्तव्यों से भी निलंबित कर दिया गया है और एक लाल पत्र भी जारी किया गया है। तुम्हें कुछ दिनों के लिए नजरबंदी कक्ष में भेजना कोई बड़ी बात नहीं होगी। भले ही तुम मेरे पिता की तरह मारे नहीं जाओगे, पर कौन जाने, अगर डाक रूम के अंदर कुछ हो भी गया तो किसी को पता नहीं चलेगा। उसने धीमी आवाज में वेनजू को घूरते हुए कहा। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि केवल वेनजू ही उसे सुन सका। उसकी खतरनाक योजनाओं के बारे में सुनकर वेनजू ने मुश्किल से अपनी घबराहट को काबू किया। इससे पहले किसी ने भी उससे इस तरह बात नहीं की थी। झाओ मिंग जी चेंग से जरा भी नहीं डरता था। उसने जी चेंग की ओर देखा और वह आश्चर्य भरे भावों के साथ झाओ मिंग को देख रहा था। लेकिन ये गुस्सा नहीं था, वह सिर्फ आश्चर्यचकित था, सदमे में भी नहीं था। और इससे वेनजू को गहरा सदमा लगा। जब उसकी पत्नी उसकी मां को हिरासत कक्ष में भेजने की धमकी दे रही थी, तब वह इतना शांत कैसे रह सकता था? भले ही उसने उसकी खतरनाक योजना नहीं सुनी थी, लेकिन क्या उसे हिरासत केंद्र भेजने के खिलाफ नहीं होना चाहिए था? झाओ मिंग ने उसकी निगाहों का पीछा किया और मुड़कर देखा। वह मुस्कुराए और बोली, महाराज, अगर मैं महारानी को कारावास कक्ष में भेज दूं तो क्या आप कुछ कहेंगे? वेनजू ने अपने होंठ सिकोड़ लिए और उसके द्वारा अपनी मां का बचाव करने का इंतजार किया। लेकिन उसका जवाब सुनकर उसका चेहरा उतर गया। जैसा आपको ठीक लगे वैसा करो। चूंकि तुम इस मामले को सुलझाना चाहती हो, तो जो चाहो कर सकती हो। आखिर उसने तुम्हें मारा है, तो तुम्हें खुद ही इसका निपटारा करना चाहिए। और तुम महारानी हो, तुम्हें ऐसे मामलों से खुद निपटना आना चाहिए। उसने झाओ मिंग की बात का समर्थन किया और वेनजू के पक्ष में कुछ नहीं कहा। तो मुझे क्या करना चाहिए माँ? क्या आप नजरबंदी कक्ष में जाना चाहती हैं? झाओ मिंग ने एक बार फिर वेनजू की ओर ध्यान दिया। वेनजू कांप उठी और जी चेंग की ओर देखते हुए बोली, मेरा इरादा उसे चोट पहुंचाने का नहीं था। अब से मैं उसके साथ कुछ नहीं करूंगी। जी चेंग, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें अपनी माँ के साथ इतना कठोर व्यवहार नहीं करना चाहिए। उसने माँ होने का जज्बा दिखाते हुए जी चेंग से विनती की। झाओ मिंग हंसते हुए बोला, माँ, जहाँ तक मुझे याद है, ये पहली बार नहीं था जब आपने मुझ पर शारीरिक हिंसा की थी। क्या आप चाहती हैं कि हम यह मान लें कि आपका मुझे चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था? तुम्हें क्या पता, तुम्हें तो कुछ याद भी नहीं है। ओह, क्या मैंने तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया था? मुझे अपनी यादें वापस मिल गई हैं, इसलिए मुझे साफ साफ पता है कि तुमने अतीत में मेरे साथ क्या किया था और क्या वह जानबूझकर था या नहीं। अंडरस्को। वेनजू ने अविश्वास से झाओ मिंग को देखते हुए अपने होंठ सिकोड़ लिए। अपनी यादें वापस मिलने के बाद भी वह ऐसा व्यवहार कर रही है। उसके पहले और अब के व्यक्तित्व में इतना बड़ा अंतर कैसे आ गया? झाओ मिंग, ज्यादा मत सोचो। मैंने पहले ही माफी मांग ली है, इसलिए तुम्हें भी इस मामले को भूल जाना चाहिए। तुमने मुझसे माफी कब मांगी? वेनजू को झूठ बोलते देख झाओ मिंग अवाक रह गया। क्या मैंने यह नहीं कहा था कि मेरा इरादा आपको चोट पहुंचाने का नहीं था? आप और क्या चाहते हैं? अंडरस्को। वाह, माफी मांगने का कितना अच्छा तरीका है। ओह, तो यही थी आपकी माफी? वेनजू ने सिर हिलाया क्योंकि उसे लगा कि झाओ मिंग उसकी बात समझ गया है। फैंगजू। झाओ मिंग अचानक फैंगजू को बुलाने के लिए चिल्लाया। जी चेंग भी इस बात को लेकर असमंजस में थी कि वह अचानक फैंगजू को क्यों फोन कर रही थी। फैंगजू हिचकिचाते हुए कमरे में दाखिल हुआ और उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए क्योंकि कमरे की हवा बहुत भारी थी। फैंगजू, कृपया महारानी को पिछवाड़े में स्थित खाली कमरे में स्थानांतरित करने में मदद करें। जब मैं वहां घूम रही थी तो मैंने देखा कि वह कमरा खाली था और वहां कोई नहीं रह रहा था, इसलिए कृपया उन्हें उस कमरे में स्थानांतरित करने में मदद करें। अब से वे वहीं रहेंगी। अंडरस्को। वेनजू की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं और वह चिल्लाई, तुम यहाँ क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैं वहां क्यों जाऊंगी? झाओ मिंग जिस कक्ष की बात कर रहे थे वह मुख्य महल के पीछे स्थित है और उसकी हालत वास्तव में बहुत खराब थी और अन्य रानियों के कक्षों की तुलना में वह बहुत छोटा था। ऑर्किड मंडप की तो बात ही छोड़िए। ये परित्यक्त कक्ष परित्यक्त पत्नियों के लिए है और इसमें विलासिता की वस्तुओं की तो बात ही छोड़िए, कोई आवश्यक वस्तु भी नहीं है। महल और उस कक्ष को अलग करने वाली एक दीवार भी है। वहां जाना कारावास कक्ष में भेजे जाने से कम नहीं है, क्योंकि अतीत में इसका उपयोग पत्नियों और रखेलों के लिए दंड कक्ष के रूप में किया जाता था। किसी को वहां भेजे हुए बहुत समय हो गया है। झाओ मिंग मुस्कुराए और बोली, माँ, आपने कई उचित कार्य किए हैं और जी राजवंश की महारानी को थप्पड़ मारना राजपरिवार के विरुद्ध अपराध माना जा सकता है। यदि मैंने आधिकारिक जांच का आदेश दिया तो आपको नियमों के अनुसार कड़ी सजा दी जाएगी। हालांकि मैं यहाँ विनम्रता दिखा रहा हूँ और आधिकारिक जांच की अपील नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि थप्पड़ मारने के बाद मैं तुम्हें यूं ही जाने दूंगा। अगर तुम हिरासत कक्ष में नहीं जाना चाहते तो कृपया उस कक्ष में चले जाओ और सोचो कि तुमने क्या गलती की है। अब आपको निलंबन की 3 महीने की अवधि उसी कक्ष में बितानी होगी। और मैं आपको याद दिला दूं, नियमों के अनुसार आपको अपने साथ नौकर ले जाने की अनुमति नहीं है। रसोई में तैयार किया गया भोजन खाने की अनुमति नहीं है, जिसका अर्थ है कि आपको अपना भोजन स्वयं पकाना होगा। इसके अलावा 3 महीने पूरे होने तक आपको उस कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। आप महारानी शियाओली सहित किसी से भी नहीं मिल सकते। आशा है कि इन 3 महीनों की सजा पूरी करने के बाद आप एक नए परिपक्व व्यक्ति के रूप में उभरेंगे। झाओ मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। जी चेंग अविश्वास से झाओ मिंग को घूर रही थी। अपनी यादें वापस आने के बाद वह नियमों का काफी अच्छे से पालन कर रही थी। ये सुनकर वेनजू का चेहरा उतर गया। वह जी चेंग के पास गई और उसकी आस्तीन खींचते हुए बोली, जी चेंग, देखो देखो, तुम्हारी पत्नी क्या कह रही है। वह चाहती है कि मैं उस कमरे में जाऊं।
मैं महारानी हूँ, वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, वह मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। जी चेंग की कोई प्रतिक्रिया न देखकर वह घबरा गई। माँ, आपको खुश होना चाहिए कि उन्होंने आपके साथ ऐसा व्यवहार करने का फैसला किया, क्योंकि आपने जो किया है उसके लिए आपको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आपको एक नज़रबंदी कक्ष में भेजा जाएगा और शायद इससे भी बदतर स्थिति का सामना करना पड़े। इसलिए बस वहाँ जाए और अपनी गलतियों के बारे में सोचिए, शायद आप वहाँ से एक नए इंसान बनकर निकल सकें। अध्याय 524 यहाँ बर्फ नहीं है। जी चेंग की बातें सुनकर वेनजू हक्का बक्का रह गई। उसे उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। वह उसकी माँ है, उसने इतने संघर्षों के बाद उसे जन्म दिया और अंत में उसे यह मिला। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह अवाक होकर जी चेंग को देखती रही। जी चेंग, क्या तुम सचमुच इस कुतिया का साथ देने वाले हो? क्या तुम्हें पता है कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने के क्या परिणाम होंगे? क्या आपको लगता है कि मंत्री यू शाओ को निलंबित करने मात्र से आप सबको चुप करा सकते हैं? क्या आपको लगता है कि मुझे गुप्त कक्ष में भेजने के बाद कोई आपके खिलाफ नहीं जाएगा? रोने और अपने भीतर भड़कते गुस्से के कारण वेनजू की आंखें लाल हो गई थीं। मैं सभी से निपट लूंगा, आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जी चेंग ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, ये सब तुम्हारे ही भले के लिए है। तुमने इतने सारे बुरे काम किए हैं और अगर मैं तुम्हें सजा नहीं देता तो मैं किस तरह का सम्राट कहलाऊंगा? लोग मुझ पर कैसे विश्वास करेंगे जब मैं अपनी पत्नी को भी न्याय नहीं दिला सकता? वेनजू ने अपने दांत भींचे और उसका चेहरा पीला पड़ गया। और हाँ, इन 3 महीनों के लिए आपका पद खाली रहने के बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दादी शुरेन कुछ दिनों में हमसे मिलने आ रही हैं। मैं उनसे यहीं रुकने और आपके पद को संभालने में मदद करने के लिए कह सकती हूँ। आखिर आपके अलावा शाही कर्तव्यों को निभाने के लिए वही सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हैं। जी चेंग की बातें सुनकर वेनजू का चेहरा पीला पड़ गया। जी शुरेन पुराने सम्राट की बहन है, वह एक उपपत्नी की बेटी है, फिर भी पुराने सम्राट ने उसे अपनी बहन की तरह माना है। इसलिए उनके साथ हमेशा जी राजवंश की राजकुमारी जैसा व्यवहार किया जाता रहा। उसके बाद उनका विवाह उनके पड़ोसी राजवंशों में से एक याओ परिवार में हुआ। वह आखिरी बार जी महल में तब आई थी जब बूढ़े सम्राट की मृत्यु हो गई थी। झाओ मिंग ने दादी शुरेन के बारे में सोचने की कोशिश की, जिनके बारे में जी चेंग बात कर रही थी। उसने ये नाम पहले भी सुना था, लेकिन उसे उनके बारे में ज़्यादा कुछ याद नहीं था क्योंकि उनकी पहले कभी ज़्यादा बातचीत नहीं हुई थी। लेकिन वेनजू का पीला चेहरा देखकर उसे यकीन हो गया कि ये दादी माँ सीधी सादी नहीं है, क्योंकि सिर्फ उनके नाम से ही वेनजू इतनी डर गई थी। वह यहाँ क्यों आ रही है? और आप उसे मेरा पद कैसे दे सकते हैं? यह मेरा पद है, आप उसे नहीं दे सकते। माँ, मैंने अपना फैसला कर लिया है, हम आपके पद का कार्यभार यूं ही नहीं छोड़ सकते। महारानी जियाशी ने महारानी शियाओली का स्थान ले लिया है, हमें आपके पद का कार्यभार संभालने के लिए भी किसी की आवश्यकता है। साथ ही अगर दादी शुरेन यहाँ आती हैं तो वह झाओ मिंग के लिए बहुत मददगार साबित होंगी। वेनजू ये देखकर निराश हो गई कि झाओ मिंग उसकी बात बिल्कुल नहीं सुन रहा था। वह झाओ मिंग का चेहरा तब तक नोचना चाहती थी जब तक खून न निकल जाए। झाओ मिंग ने अपनी भौहें उठाईं और वेनजू के कुछ और कहने से पहले ही बोली, फैंगजू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ और अपना काम करो, माँ को आज शाम तक वहाँ जाना है। उसने फैंगजू की ओर देखते हुए चिल्लाकर कहा। उसे गुस्सा आ रहा था और वह वेनजू की आगे की बातें सुनने के मूड में नहीं थी। अंडरस्को, झाओ मिंग की डांट सुनकर फैंगजू अवाक रह गया। उसे बेवजह डांट पड़ी थी। वेनजू ने झाओ मिंग की बात समझकर उसे घूर कर देखा, लेकिन जी चेंग ने आह भरकर कहा, माँ कृपया जाए, मैं थक गई हूँ, मुझे आराम करना है। अंत में वेनजू गुस्से और निराशा में कमरे से बाहर निकल गई। वह न केवल निराश थी बल्कि इतनी हताश थी कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर अंदर से जल रहा हो। जब वेनजू चली गई तो झाओ मिंग ने जी चेंग की ओर मुड़कर पूछा, तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? तुमने तो दोपहर में वापस आने को कहा था। जी चेंग उसके गाल पर बने हाथ के निशान को घूर रहा था जो धीरे धीरे मिट रहा था, लेकिन उसके दिल में जो दर्द था वह अभी भी बरकरार था। उसने अपना हाथ बढ़ाया और अपने अंगूठे से हल्के से उसके गाल को सहलाया। वह मुस्कुराई और भौहें उठाकर बोली, मुझे दोपहर तक आना था, लेकिन अचानक मुझे दरबार के बाहर लूशी की आवाज़ सुनाई दी। वह फैंगजू से बहस कर रही थी और जब मैंने उसे फ़ोन किया तो पता चला कि महारानी आपसे अकेले में मिलने आई हैं और वह काफ़ी गुस्से में लग रही हैं, और इसी वजह से मैं जल्दी लौट आया। उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए, हालांकि उसे लग रहा था कि वह बिल्कुल भी जल्दी नहीं आया था। अगर वह 1 मिनट भी जल्दी आ जाता तो उसे इस तरह थप्पड़ नहीं पड़ते। हालांकि वापस आने के बाद उसने उसके बगल में खड़े रहने के अलावा कुछ नहीं किया। उसने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाला है। ये देखकर उसे थोड़ी राहत मिली कि वह पहले की तरह आसानी से माफ़ करने वाली इंसान नहीं है। अगर यह घटना पहले हुई होती तो वह इस घटना को नज़रअंदाज कर देती और यहाँ तक कि वेनजू के भावनात्मक नाटक से प्रभावित भी हो जाती। आखिरकार वह अपनी माँ को किसी और से बेहतर जानता है। उसकी माँ ने हमेशा झाओ मिंग के दयालु और विनम्र स्वभाव का फायदा उठाया है। झाओ मिंग ने सिर हिलाया और दरवाजे की ओर देखा। उसने देखा कि लूशी दरवाजे के पीछे छिपकर चुपके से घूम रही थी। जब लूशी ने देखा कि झाओ मिंग उसे देख रहा है तो वह चौंक गई और पीछे भाग गई। झाओ मिंग खिलखिलाकर मुस्कुराए और उसके होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। लूशी उसे हर बात पर बहुत टोकती है, लेकिन असल में वही है जो उसकी सबसे ज़्यादा परवाह करती है। ये लड़की, यहाँ आओ। उसने उसे बिस्तर पर बिठाया और कुछ लाने चला गया। जब वह लौटा तो उसके हाथ में एक छोटी सी कांच की बोतल थी। झाओ मिंग ने अपने हाथ में पकड़ी बोतल को घूर कर देखा जिसमें कुछ लाल रंग का पाउडर था। जब उसने उसे यह कहते सुना, ये सूजन की दवा है, थप्पड़ लगने से तुम्हारा चेहरा सूज गया है, तो वह असमंजस में पड़ गई और भौहें चढ़ा लीं। अंडरस्को, उसने होंठ सिकोड़ते हुए कहा,
आपको इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये तो बस एक थप्पड़ था, आप इसे ऐसे क्यों बना रहे हैं जैसे उसने मुझे चाकू से गोद दिया हो। दवा को देखते हुए वह हंस पड़ी। उसे लगा कि थप्पड़ के लिए दवा बहुत ज्यादा है, सूजन के लिए तो वह बर्फ की सिकाई ही काफी है। रुको, यहाँ बर्फ नहीं है। उसे याद आया कि इस दुनिया में बर्फ बनाने का कोई साधन नहीं है। उसे अचानक थोड़ा उदास महसूस हुआ क्योंकि उसे अपनी आइस प्लेटें याद आ गई। अगर वह इस गर्मी में इसे पी सके तो कितना अच्छा होगा। अब उसे अपने समय में उपलब्ध तकनीक का महत्व समझ में आया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अंडरस्को जी चेंग ने हैरानी से उसकी ओर देखा जब उसने देखा कि वह अचानक किसी और चीज के बारे में सोचने लगी है। अध्याय 525 आड़ू, तुम क्या सोच रही हो? उसने उसे खोई खोई सी हालत में देखकर पूछा। अरे कुछ नहीं, ये दवा आप मेरे चेहरे पर लगाना चाहते हैं? उसने सिर हिलाया और उसके बगल में बैठ गया। उसने छोटी बोतल का ढक्कन खोला और उसके चेहरे पर हल्के से पाउडर लगाया। सस दर्द से वह सिहर उठी क्योंकि उसे थोड़ी जलन हुई थी। हालांकि यह सिर्फ एक थप्पड़ था, लेकिन वेंजू ने इतनी सारी अंगूठियां पहन रखी थी कि उसके चेहरे पर खरोंचें आ गईं। उसके चेहरे पर दवा लगाने के बाद उसने पूछा, तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया है ना? उसने सिर हिलाया और इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, लूशी ने दरवाजे पर दस्तक दी और जी चेंग की अनुमति लेकर वह अंदर चली गई। वह खाने की एक और थाली लेकर आई क्योंकि जो खाना वह पहले छोड़ गई थी वह पूरी तरह ठंडा हो गया था। अंडरस्को झाओ मिंग ने देखा कि वह फिर से वही खाना लेकर आई है तो उसका चेहरा उतर गया। उसने होंठ सिकोड़े और जी चेंग की ओर मुड़कर कहा, चेंग, मैं बहुत थकी हुई और भूखी हूँ। क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं ये खाना खाऊं जिसमें मांस भी नहीं है? मुझे कुछ मसालेदार और मांस वाला खाना चाहिए। उसने अपने होंठ फुलाए और प्यारी सी अदा दिखाने की कोशिश की। अंडरस्को झाओ मिंग को इस तरह व्यवहार करते देख लूशी दंग रह गई। उसकी मालकिन कब से ऐसी हो गई? जब जी चेंग ने उसे इतना प्यारा चेहरा बनाते और इतने आत्मीयता से उसे चेंग कहकर पुकारते देखा तो उसके गाल लाल हो गए। उसे पिछली रात की याद आने लगी जब वह उसका नाम पुकारते हुए रो रही थी। इससे पहले उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका नाम इतना मधुर लग सकता है। उसने गला साफ किया और लूशी की ओर देखते हुए कहा, उसके लिए मसालेदार नूडल्स ले आओ और रसोई से उसमें खूब सारा मांस डालने को कहो। साथ ही कुछ फल भी ले आना। अब तुम जा सकती हो। अंडरस्को महाराज द्वारा झाओ मिंग की मांगों को इतनी आसानी से मान लेने को देखकर लूशी अवाक रह गया। उसने सिर झुकाया और कमरे से बाहर चली गई, उन दोनों को अकेला छोड़कर। झाओ मिंग के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई जब उसने देखा कि आखिरकार वह अपने पसंदीदा नूडल्स खा सकती है। ये क्या है? झाओ मिंग दरवाजे की ओर देखने में व्यस्त थी और अपनी जीत पर गर्व से मुस्कुरा रही थी। तभी अचानक जी चेंग ने अपनी ठुड्डी पकड़कर उसकी ओर अपना सिर घुमाया। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाती, उसने अपने होंठ उसके नम होठों पर रख दिए। पिछली रात से उसके होंठ थोड़े सूजे हुए थे, लेकिन इससे वे और भी भरे भरे लग रहे थे। जब उसने उसे चूमा तो वह हैरान रह गई, और वह कोई कोमल चुंबन नहीं था, वह एक तीव्र और भावुक चुंबन था। अचानक उसने उसके निचले होंठ को काट लिया, जिससे उसे अपना मुंह खोलने पर मजबूर होना पड़ा और उसकी जीभ अंदर चली गई। उसने उसके मुंह में प्रवेश किया और उसके आंतरिक अंगों को पूरी तरह से परखने की इच्छा जताई। कुछ मिनटों बाद उसने चुंबन छोड़ दिया, जिससे वह हौंफने लगी। उसने अपने होंठ उसके होंठों से नहीं हटाए, बल्कि उसी स्थिति में रहा और उसके होंठों से सटकर बोला, तुम कुछ ज्यादा ही जिद्दी हो रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुम पहले क्या करने की कोशिश कर रहे थे? वह जानता है कि वह उसका पसंदीदा खाना खाने के लिए उसे उसके पहले नाम से पुकारकर उसकी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी, और यह वाकई कारगर साबित हुआ। वह उससे अलग हो गई और उसके लाल कानों को देखकर मुस्कुराई। वह मजबूत दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह जानती थी कि जब वह उसे चेंग कहकर पुकारती है तो वह कमजोर पड़ जाता है। मैं क्या करने की कोशिश कर रही थी? तुम्हें पता है कल रात मैंने कितनी तकलीफ झेली? अभी अभी तो बहुत कुछ हो गया, मुझे थप्पड़ भी पड़ गया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझे खुद को तसल्ली देने के लिए कुछ स्वादिष्ट खाना चाहिए? उसने आह भरी और सिर हिलाया। हाँ, तुम कुछ भी खा सकती हो। अगर कुछ और खाना चाहो तो वो भी खा सकती हो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मुझे पता है तुम्हें अपना गुस्सा निकालने के लिए कुछ चाहिए, और शायद इसके लिए मुझे खुद को कुर्बान करना पड़ेगा। उसने ये बात इतनी सहजता से कही कि एक पल के लिए वो उसके शब्दों का छिपा अर्थ समझ ही नहीं पाए। लेकिन तभी उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके शब्द उतने पवित्र नहीं थे जितना उसने सोचा था। उसने अपने होंठ सिकोड़कर कहा, बेशर्म। उसने अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए पूछा, क्या तुम सच में इसे नहीं खाना चाहते? मुझे यकीन है कि तुम्हें यह बहुत पसंद आएगा। अंडरस्को यह आदमी रातों रात दरिंदे में कैसे बदल गया? पिछली रात तक तो वह उसे एक पवित्र प्राचीन पुरुष की तरह समझती थी, लेकिन अब उसका क्या हुआ? बस करो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम सिर्फ एक रात में इतने भ्रष्ट हो गए। उसने आंखें सिकोड़कर कहा, तुम क्या बात कर रहे हो? मैं आड़ूओं की बात कर रहा था। क्या तुम्हें आड़ू पसंद नहीं है? अंडरस्को आड़ू? उन्होंने आड़ू के बारे में कब बात की? क्या आड़ू? अगर तुम आड़ू की बात कर रहे हो तो खुद को कुर्बान करने और बाकी सब बातों का क्या? शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया और वह अवाक होकर उसे घूरने लगी। उसने मासूमियत से पलकें झपकाईं और जवाब दिया, मैं तुम्हारे लिए खुद पेड़ से आड़ू तोड़ने की बात कर रहा था। अगर हम खुद तोड़ेंगे तो उनका स्वाद और भी अच्छा होगा। अंडरस्को जब उसे एहसास हुआ कि वह उससे कहीं अधिक भ्रष्ट है तो उसने उसे घूरकर देखा। उसने होंठ सिकोड़ते हुए अजीब तरह से कहा, अरे सच में? हाँ, मुझे लगा आप किसी और बात की बात कर रहे हैं। तो फिर हम आड़ू बाद में खा लेंगे। उसका शर्म से लाल हुआ चेहरा देखकर उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए। तुम पहले क्या सोच रहे थे? उसने खिलखिलाते हुए मजाक किया। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। लूशी वापस क्यों नहीं आ रही? मुझे यहाँ बहुत भूख लग रही है।
उसने बात बदलते हुए उससे नजरें हटा लीं। वह मुस्कुराया और उसके करीब झुक गया। जब उसने अचानक उसे गले लगाया तो वह आश्चर्यचकित रह गई। उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ उसके चारों ओर कसते जा रहे हैं। क्या 1 मिनट के लिए ऐसे ही रहो? उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए और हिली डुली नहीं, क्योंकि उसे लगा कि उसका मूड ठीक नहीं है। उसने उसकी पीठ थपथपाई जबकि उसने उसे गले लगाया। वह जानती है कि पहले जो कुछ भी हुआ उससे वह असहज महसूस कर रहा होगा। वे कुछ देर तक इसी स्थिति में रहे और किसी ने कुछ नहीं कहा। अध्याय 526 मुझे दे दो। तारांकन 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 तारांकन। 2 दिन के आराम के बाद जिया मिंग काम पर लौट आए हैं। अब उन्हें सिर्फ जिया मिंग और युआन लेई के बीच के दृश्यों और कुछ अंतिम दृश्यों की शूटिंग करनी है। अगर वे बिना किसी रुकावट के लगातार काम करते रहें तो वे 3 हफ्तों में शूटिंग पूरी कर सकते हैं। इसका मतलब है कि वे समय पर काम खत्म कर लेंगे और उनके पास एडिटिंग और अन्य कामों के लिए काफ़ी समय बचेगा। जिया मिंग ने अपना मेकअप खुद किया और युआन लेई से उनकी मुलाकात सिर्फ सेट पर ही हुई। युआन लेई ने उनके लिए कुछ परेशानियां खड़ी करने की कोशिश की, लेकिन जिया मिंग ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपना अभिनय जारी रखा। 1 हफ्ते बाद शीमिंग हमेशा की तरह अपने मेकअप रूम में तैयार हो रही थी। वाह जीमिंग, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। जीमिंग को सज धज कर अपने मेकअप रूम से बाहर आते देख सोंग शियूरिन हैरान रह गई। आज उसने ऊंचे स्टाइल वाले हेयर स्टाइल की बजाय हल्के बैंगनी रंग की ड्रेस पहनी थी और बालों में पिन लगाकर उन्हें आधा खुला रखा था। इससे वह अपने दूसरे सख्त और कठोर रूप के विपरीत अधिक मासूम और कोमल दिखाई देने लगी। जिया मिंग मुस्कुराए और सोंग शियूरिन के साथ सेट पर चली गई। जब वे सेट की ओर जा रहे थे तो बिना ऊपर देखे ही वह लगभग दूसरी तरफ से आ रहे किसी व्यक्ति से टकराने से बच गई। मुझे माफ़ करना, जियान यान अपने फ़ोन में देख रहा था और लगभग उससे टकरा ही गया था, लेकिन जब वह माफ़ी मांगने ही वाला था तो उसे उसकी खूबसूरती देखकर आश्चर्य हुआ। जैसे ही वह ये भूल गया कि उसे उससे माफ़ी मांगनी है, फ़ोन पर उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। भाई जियांग, उसने हल्की मुस्कान के साथ उनका अभिवादन किया। उसने सिर हिलाया और उसके पास से गुजर गया। अभी क्या हुआ? सोंग शियूरिन ने उसे इस तरह व्यवहार करते देख भौहें चढ़ाईं, लेकिन शी मिंग ने कुछ नहीं कहा। जैसे ही वह अपने कमरे में वापस आया, वह दरवाजे के सहारे खड़ा हो गया और जोर जोर से हौंफने लगा। अरे, वो इतनी खूबसूरत क्यों है? दरवाजे के सहारे खड़े होकर उसने बुदबुदाया। उनके मैनेजर ने उन्हें अजीब नज़रों से देखा, लेकिन चुप रहना ही बेहतर समझा। जियांग यान और शीमिंग के सेट पर मिलने के बाद श्री हान उनसे बात करने गए। जियांग यान, तुमने घुड़सवारी सीखी है ना? तुम्हें इस दृश्य को लेकर पूरा भरोसा है ना? जियांग यान ने सिर हिलाकर कहा, चिंता मत कीजिए श्रीमान हान, मैं ये कर सकती हूँ। श्री हान ने अपना जवाब सुनकर राहत महसूस करते हुए सिर हिलाया। दरअसल आज जिस दृश्य की शूटिंग हो रही है उसे उन्होंने पटकथा लिखने के लिए नियुक्त लेखक से चर्चा करने के बाद अंतिम समय में जोड़ा है। क्योंकि हर कोई जियांग यान और शी मिंग के और अधिक दृश्य देखना चाहता है, और सच कहें तो उन्हें भी लगता है कि उनमें बेहतरीन केमिस्ट्री है। इस दृश्य में जियांग यान को महल लौटते समय घोड़े पर सवार होना पड़ता है और शी मिंग पीछे बैठा होता है। वह इस दृश्य को लेकर चिंतित था, क्योंकि घोड़े के साथ चलने के बजाय उसे घोड़े की सवारी करनी थी, जो घोड़े को पैदल चलाने की तुलना में थोड़ी अधिक कठिन होती है। हालांकि जियांग यान का आत्मविश्वास देखकर उन्हें राहत मिली और वे अपने अपने स्थानों पर वापस चले गए। अल्पविराम। जिया मिंग ने काले रंग के घोड़े को घूरते हुए भौहें से कुड़ी, क्योंकि उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। हालांकि वह ये नहीं बता पाई कि क्या गलत है। जियांग यान घोड़े पर चढ़ गया और उसने तथा एक कर्मचारी ने शीमिंग को भी घोड़े पर चढ़ने में मदद की। शीमिंग जियांग यान के पीछे बैठी और उसे जियांग यान की कमर को कसकर पकड़ने के लिए कहा गया। उसे थोड़ी असहजता महसूस हुई, लेकिन फिर भी उसने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था, लेकिन जब उसने पीछे से उसे पकड़ लिया तो उसकी सांसें अटक गईं। जियांग यान, संकेत मिलते ही तुम घोड़े को दौड़ाना शुरू करोगी और दौड़ते हुए इतनी दूरी तय करोगी। ठीक है, श्री हान ने माइक्रोफोन से निर्देश देते हुए कहा। जियांग यान ने उसे ओके का इशारा किया और तैयार हो गई। तैयार, स्थिर और संकेत। जियांग यान ने घोड़े को दौड़ाना शुरू किया और उसे सर पर दौड़ाने लगा, जबकि शीमिंग ने उसकी कमर को कसकर पकड़ रखा था। अरे युआन लेई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज तुम्हारी शूटिंग तो नहीं है ना? युआन लेई को कोने में शूटिंग देखते हुए देखकर जूलन हैरान रह गई। युआन लेई चौंक गया और अजीब तरह से हंसते हुए बोला, मेरे पास करने को कुछ नहीं था, इसलिए मैं यहाँ शूटिंग देखने आ गया। कोई समस्या है क्या? वह आमतौर पर शूटिंग के लिए देर से आती है, लेकिन आज वह सिर्फ इस दृश्य को देखने के लिए शिया शहर से 3 घंटे गाड़ी चला कर आए। जूलन को लगा कि युआन लेई अजीब व्यवहार कर रहा है, लेकिन वह क्या कह सकती है? मुझे क्या समस्या होगी? तो यह अच्छी बात है। युआन लेई ने आत्मविश्वास से भरी नज़रों से जूलन की ओर देखते हुए मुस्कुराया। जूलन के जाने के बाद युआन लेई ने मुस्कुराते हुए उस घोड़े को देखा जिस पर जियांग यान सवार थी। जिया मिंग, देखते हैं कि इसके बाद भी तुम इतना घमंड दिखा पाते हो या नहीं। मुझे यकीन है आज के बाद तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। सामने घट रहे दृश्य को देखते हुए उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। क्या हुआ? तुम अचानक घोड़े की रफ्तार क्यों बढ़ा रहे हो? जब घोड़े की रफ्तार अचानक असामान्य रूप से तेज हो गई तो जी मिंग ने चिंता से पूछा। जियांग यान ने होंठ सिकोड़ते हुए चिंता से कहा, मैंने ऐसा नहीं किया। यह अचानक इतनी तेजी से दौड़ने लगा। तो फिर इसे रोकने की कोशिश करो। ये रुक नहीं रहा है, जियांग यान ने चिंता से चिल्लाते हुए कहा। जिस जगह पर वे गोलीबारी कर रहे हैं वह एक खेत है, लेकिन अगर वे इसी तरह भागते रहे तो स्थिति और बिगड़ जाएगी। उन्हें अपनी चिंता से ज्यादा शी मिंग की चिंता थी। वह किसी भी कीमत पर उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे। हे भगवान, श्रीमान हान, क्या घोड़े की रफ्तार कुछ ज्यादा ही तेज नहीं लग रही?
जूलैन ने चिंता से पूछा जब उसने देखा कि जो घोड़ा पहले बिल्कुल ठीक था वह इतनी तेज दौड़ रहा है और यहाँ तक कि जियांग और शीमिंग भी घबराए हुए और परेशान दिख रहे थे। क्या क्या हो रहा है? श्रीहान ने भी देखा कि घोड़ा बेतहाशा दौड़ रहा था और उन दोनों को अलग अलग दिशाओं में ले जा रहा था। वह घबरा गए और घोड़े के मालिक से पूछा। वह खुद भी असमंजस में था और बोला, मुझे नहीं पता। यह मेरा सबसे अच्छा व्यवहार करने वाला घोड़ा था। इसे कई फिल्मों में इस्तेमाल किया गया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। घोड़े को कहीं और ले जाते देख सभी लोग घबरा गए। कोई उनके पीछे जाओ, श्रीहान चिल्लाते हुए बोले और किसी से उनके पीछे जाकर उन्हें बचाने का अनुरोध किया, अन्यथा वे बुरी तरह घायल हो जाएंगे। अल्पविराम। जियामिंग, मुझे कसकर पकड़ लो, नहीं तो तुम गिर जाओगी। जियांग यान बेतहाशा दौड़ते घोड़े को कसकर पकड़े हुए थी और वे दोनों गिरने ही वाली थी, खासकर जियामिंग क्योंकि वह उसके पीछे बैठी थी। इसे मुझे दे दो। अध्याय 527। क्या इससे मदद मिलेगी? घोड़े की बढ़ती रफ्तार और उनके अस्थिर संतुलन के कारण थोड़ा डर महसूस करते हुए जिमिंग ने अपने दांत भींच लिए। अगर यह घोड़ा समय पर नहीं रुका तो उन्हें बुरी तरह चोट लग जाएगी। इससे भी ज़्यादा चिंताजनक बात यह है कि उन्होंने अब खेत के अधिकांश हिस्से को घेर लिया है और जहां से वे गोलीबारी कर रहे थे वहां से काफ़ी दूर तक आ गए हैं। अगर यह घोड़ा इसी तरह दौड़ता रहा तो या तो वह थककर मर जाएगा या बुरी तरह घायल हो जाएगा क्योंकि आगे बाढ़ लगी हुई है, और अगर वह उसे पार कर गया तो आगे पहाड़ी इलाका होगा। ये घोड़े के लिए बहुत खतरनाक होगा। उसे घोड़े से निकलती गर्मी महसूस हो रही थी। उसका अनुमान सही था, घोड़े में कुछ गड़बड़ थी। ऐसा लगता है जैसे उसे नशा दिया गया हो। हालांकि उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि यह कौन सी दवा है, फिर भी जिस तरह से यह घोड़ा अचानक इतना पागल हो गया है वह स्वाभाविक नहीं लगता। मुझे दे दो। इससे पहले वह जियांग यान की कमर को कसकर पकड़े हुए थी, जिसके कारण उनका संतुलन बिगड़ गया था। उसने अपना शरीर आगे की ओर बढ़ाया और उस रस्सी को पकड़ने की कोशिश की जिसे वह व्यक्ति पकड़े हुए था। वह एक पल के लिए अचंभित रह गया क्योंकि उसे डर था कि वह गिर सकती है, लेकिन उसने न केवल रस्सी को कसकर पकड़ रखा था बल्कि उसे भी रस्सी पर अपनी पकड़ बनाने में मदद की। उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए और रस्सी को कसकर पकड़कर पूरी ताकत से खींचने लगी। इस समय वह कुछ भी नहीं सोच पा रही थी क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो ये घोड़ा सामने की बाढ़ तोड़ देगा। घोड़ा चीखते हुए रुक गया, जिसके परिणामस्वरूप दोनों बुरी तरह से जमीन पर गिर पड़े। जियांग यान अपने बाएं कंधे पर गिर गया जिससे वह दर्द से कराह उठा। जियामिंग, क्या तुम क्या कर रही हो? इधर आओ, ये खतरनाक है। जब उसने जी किंग को देखा जो बुरी तरह गिर गई थी लेकिन बिना कुछ सोचे समझे फिर से खड़ी हो गई और उस पागल घोड़े के सामने खड़ी हो गई, तो वह भयभीत होकर चिल्लाया। घोड़ा जोर जोर से हिनहिना रहा था और उसे टक्कर मारने के इरादे से पागलों की तरह उसके चारों ओर घूम रहा था। हालांकि वह बिना पलक झपकाए घोड़े के सामने खड़ी हो गई और सीधे घोड़े की आंखों में देखती रही। उसकी आभा अचानक बदल गई है। जियांग यान उसे इस हालत में देखकर हैरान रह गया। आमतौर पर लोग ऐसी स्थिति में रोते या भाग जाते हैं, लेकिन वह बिना पलक झपकाए घोड़े की आंखों में घूर रही थी। शांत हो जाओ, सब ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे पता है कि तुम दर्द में हो, लेकिन मैं वादा करता हूं कि अगर तुम मुझे तुम्हें छूने की इजाजत दोगी तो मैं तुम्हें अब और दर्द नहीं होने दूंगा। घोड़ा लगातार जोर जोर से हिनहिनाता रहा और उसे टक्कर मारने की कोशिश में इधर उधर घूमता रहा। मैं यहाँ आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं हूँ। मैं आपको चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे पता है कि यह मुश्किल होगा, लेकिन आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपका इलाज कर सकता हूँ। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। जब शीमिंग घोड़े को काबू करने की कोशिश कर रहा था तभी श्रीहान, जूलैन और अन्य लोग एक जीप में आए। वे ये देखकर दंग रह गए कि घोड़ा रुक गया था और जियांग यान जमीन पर पड़ी थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि शीमिंग घोड़े से बात कर रहा था। क्या इससे मदद मिलेगी? ये क्या कर रही है? श्रीहान ने घोड़े के मालिक की ओर देखते हुए झुंझलाहट से कहा, कुछ करो। ये तुम्हारा घोड़ा है। घोड़े का मालिक भी सदमे में था। यह अब तक का सबसे शांत स्वभाव वाला घोड़ा था, लेकिन यह ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है? वह खुद भी हैरान था। मुझे दे दो। उसने अपने सहायक से इंजेक्शन मांगा जिसे उसने पहले लाने के लिए कहा था। यह घोड़े को बेहोश करने के लिए लगाया जाने वाला इंजेक्शन था। वे आमतौर पर इस तरह की दवा का इस्तेमाल अत्यधिक उत्साही घोड़ों को शांत करने के लिए करते हैं। इससे घोड़े को शारीरिक रूप से नुकसान हो सकता है, लेकिन इससे उनके संघर्ष और ऊर्जा में कमी आती है, जिससे उन्हें नियंत्रित करना आसान हो जाता है। जब जिमिंग ने देखा कि वह आदमी घोड़े के पीछे सावधानीपूर्वक चल रहा था और उसे दवा का इंजेक्शन लगाने ही वाला था, तो उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं। रुको, उसे मत दो, वह चिल्लाई, जिससे घोड़ा सचेत हो गया और उसने मालिक को जोर से लात मारी, जिसके परिणामस्वरूप वह गिर गया। जियामिंग, तुम ये सब क्या कर रहे हो? मैं तो उसे काबू में करने की कोशिश कर रहा था। तुम इतने जिद्दी क्यों हो रहे हो? श्रीहान चिल्लाए जब उन्होंने देखा कि जियामिंग बेवकूफ़ी भरी हरकतें कर रहा है। वे उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वह मामला बिगाड़ रही है। उसने दांत पीसते हुए उसे कोई जवाब नहीं दिया और उस घोड़े की आंखों में देखने लगी जो पहले से भी ज्यादा पागलों जैसी हरकतें कर रहा था। बस इससे दूर रहो, मैं इसे संभाल लूंगी, इसे छूने की हिम्मत मत करना, उसने मालिक पर चिल्लाते हुए कहा, जो फिर से अपने आदमियों को घोड़े को पकड़ने और रस्सी से बांधने का इशारा कर रहा था। आराम करो, शांत हो जाओ, तुम्हें जो दर्द हो रहा है वह पल भर में चला जाएगा। बस मुझे तुम्हें छूने दो, उसने हर शब्द धीरे धीरे और सावधानी से कहा। दूसरों की नज़र में वह बेवकूफ़ लग सकती है, लेकिन उसे पता था कि वह क्या कर रही थी। उसके पिछले जन्म में उसके पिता न केवल मनुष्यों का बल्कि जानवरों का भी इलाज करते थे। इस दुनिया के विपरीत पिछले जन्म में जानवरों के लिए विशेष डॉक्टर नहीं होते थे। एक डॉक्टर सबका इलाज करता था और उसके पिता सेना के डॉक्टर थे।
उन्होंने कई सैनिक घोड़ों का इलाज किया था और उनमें से कुछ घायल होने के बाद और भी खतरनाक और पागल हो जाते थे। उसने देखा है कि उसके पिता किस तरह उन घोड़ों को वश में किया करते थे। वह कहा करता था कि मनुष्यों के विपरीत जानवर इतने लालची नहीं होते। उन्हें किसी व्यक्ति से केवल उसकी ईमानदारी चाहिए और कुछ नहीं। अगर आप बिना पलक झपकाए उनकी आंखों में देखकर उन्हें शांत करने की कोशिश करेंगे तो वे आपकी बात सुनेंगे। लेकिन आपको सावधान रहना होगा। झूठ तो बोला जा सकता है लेकिन आंखें नहीं। बोलते समय आपको अपने शब्दों में सच्चाई रखनी चाहिए। इसलिए किसी जानवर से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। वे बोल नहीं सकते लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे भावनाओं को महसूस नहीं कर सकते। ये वो चीजें थी जिन्होंने वास्तव में उसके दिल को छू लिया था। इसलिए वह इस घोड़े को शांत करने की कोशिश कर रही थी ताकि वह एक्यूपंक्चर का उपयोग करके इस दवा के प्रभाव को कम कर सके। सौभाग्यवश उसने अपने पिछले जीवन में कुछ घोड़ों का भी इलाज किया था, इसलिए वह इन सब चीज़ों से परिचित थी। इसलिए उसे पूरा भरोसा था कि अगर ये बेवकूफ़ लोग उसके लिए और समस्याएं पैदा नहीं करेंगे तो वह उसे काबू में रख सकती है। अध्याय 528 दादासू। श्री हान शीमिंग की घोड़े को किसी को भी छूने न देने की अनिच्छा को देखकर चिढ़ महसूस कर रहे थे। लेकिन अगले ही पल वह ये देखकर हैरान रह गया कि घोड़ा शांत होने लगा। वह अभी भी जोर से रो रहा था लेकिन उसने अपने अगले पैर जमीन पर रख दिए थे और शीमिंग की ओर देख रहा था। उसकी हिनहिनाहट कम हो गई और वह शांत होने लगा, जिससे सभी लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए। क्या उसने सचमुच उसे काबू में कर लिया था? वाह श्रीमान हान, क्या ये सचमुच आपकी अभिनेत्री है? वह उसे कैसे काबू में कर सकती है जबकि वह मेरे लोगों को उसे छूने तक नहीं दे रहा था? स्थिति में आए इस बदलाव को देखकर मालिक दंग रह गया। जब जियांग यान ने देखा कि शीमिंग घोड़े को प्यार से देखकर मुस्कुरा रही है और सावधानीपूर्वक और हिचकिचाते हुए उसकी ओर बढ़ रही है तो उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए। ये खतरनाक है, उसने चिंता से चिल्लाते हुए कहा, लेकिन जब वह घोड़े के करीब गई और उसे छुआ तो वह अविश्वास से अपने शब्द निगल गया। और इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक बात यह थी कि घोड़े ने उसके स्पर्श को जरा भी अस्वीकार नहीं किया, बल्कि वह शांत होता हुआ प्रतीत हुआ। अच्छा लड़का, जीमिंग ने घोड़े को कोमलता से सहलाया। उसके शरीर से निकलती गर्मी को महसूस करके उसकी भौहें तन गईं। उसने उसकी नब्ज जांचने के लिए अपना हाथ उसकी गर्दन के पास रखा। उसकी नब्ज की तेज गति को महसूस करते हुए उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए। शायद काफी दूर तक इतनी तेजी से दौड़ने के कारण उसकी नब्ज इतनी तेज हो गई थी, लेकिन उसकी आंखें लाल हो गई थीं। उसने उसे दिलासा देने के लिए धीरे से थपथपाया और जांच करने के लिए उसका मुंह थोड़ा सा खोला और ये देखकर दंग रह गई कि उसका मुंह छालों से भरा हुआ था। ये बहुत दर्दनाक होगा। अब उसे यकीन हो गया था कि उसे नशा दिया गया था और इससे न केवल वह बेकाबू हो गया बल्कि इसके कुछ दुष्प्रभाव भी हुए जिनकी वजह से ये छाले पड़ गए। श्रीमान हान, यह क्या कर रही है? घोड़े का मालिक उस समय हैरान रह गया जब उसने जीमिंग को घोड़े की नब्ज और मुंह की जांच करते देखा। क्या वह खुद को डॉक्टर समझती है या क्या? श्री हान ने अपने होंठ सिकोड़ लिए क्योंकि उन्हें भी यकीन नहीं था कि वह क्या कर रही थी। जियांग यान, तुम ठीक हो? चलो हम अस्पताल चलते हैं। उसका मैनेजर घबराकर उसे जमीन से उठाने आया। जियांग यान ये देखकर हैरान रह गया कि शीमिंग जमीन से उठना ही भूल गया था। जियांग यान अपने मैनेजर की मदद से खड़ा हुआ और बोला, मैं ठीक हूँ। वह बिना हिले डुले शीमिंग को घूरता रहा जो किसी बात में डूबा हुआ था। जियामिंग, ये सब बंद करो और अस्पताल जाओ। इस घोड़े के मालिक को इसे संभालने दो। जियांग यान के मैनेजर के साथ दूसरी जीप में घटनास्थल पर पहुंची सोंगशिन ने चिंता से कहा। जियामिंग ने घोड़े के मालिक की ओर देखते हुए अपने होंठ सिकोड़ लिए। जब वह इस बारे में सोच ही रही थी तभी घोड़ा फिर से हिनहिनाने लगा। उसने घोड़े को प्यार से थपथपाया और उसे शांत किया। उसने घोड़े के मालिक की ओर देखा और कहा, माफ कीजिए महोदय, आपका घोड़ा, इसे कुछ समय के लिए मेरे पास छोड़ दीजिए क्योंकि यह होश में नहीं है। अगर आपने इंजेक्शन से इसे वश में करने की कोशिश की तो इसकी मौत हो सकती है क्योंकि इसे पहले ही नशा दिया जा चुका है। मालिक घबरा गया और उसने पूछा, नशा करने का क्या मतलब है? इस घोड़े को पिछले कुछ दिनों से कोई नशा नहीं दिया गया है और इसने पहले कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया। जो दवा उसे दी गई थी वह उसे शांत करने के लिए नहीं बल्कि उसे बेकाबू करने के लिए थी। इसीलिए उसने ऐसा व्यवहार किया। उसने आह भरी और प्यार से उसे थपथपाती रही। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप अगले 48 घंटों में उसे शांत करने के लिए भी कोई दवा देते हैं तो यह उसे बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। वह लकवाग्रस्त भी हो सकता है और फिर कभी चल नहीं पाएगा, दौड़ना तो दूर की बात है। और सबसे बुरे हालात में अगर उसे ठीक होने से पहले कोई दवा दी गई तो उसकी मौत भी हो सकती है। उसने गंभीरता से कहा। यह शब्द सुनकर मालिक स्तब्ध रह गया। ये घोड़ा उसके लिए बहुत लाभदायक है क्योंकि वह बहुत पेशेवर है और कई फिल्मों में काम कर चुका है। इसलिए अगर इस घोड़े को कुछ हो जाता है तो उसे बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो फिर हम क्या करें? ये घोड़ा आपके अलावा किसी को भी अपने पास नहीं आने दे रहा है। अगर यह किसी को छूने ही नहीं देगा तो डॉक्टर इसका इलाज कैसे करेंगे? उसने चिंता से पूछा। अंडरस्को। श्रीहान और अन्य लोग शीमिंग और घोड़े के मालिक के बीच हुई बातचीत सुनकर स्तब्ध रह गए। उसे कैसे पता चला कि घोड़े को नशा दिया गया है? जियामिंग ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, इस बारे में चिंता मत करो। मैं उसका इलाज कर सकती हूँ और उसके शरीर में दवा का असर कम कर सकती हूँ। लेकिन फिर भी मेरे द्वारा दी गई दवा के अलावा उसे कोई और दवा मत देना। सच में आप ऐसा कर सकती हैं? लेकिन आप तो सिर्फ एक अभिनेत्री हैं। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? अगर मेरे घोड़े को कुछ हो गया तो क्या होगा? मालिक चिंतित था क्योंकि यह घोड़ा न केवल उसके मुनाफे का स्रोत था बल्कि उसका बेटा भी इससे बहुत प्यार करता था। अगर उसे कुछ हो जाता तो उसके बेटे को संभालना मुश्किल हो जाता क्योंकि वह उससे बहुत जुड़ा हुआ था। श्रीहान ने भी सिर हिलाया और कहा, जियामिंग, लापरवाही मत करो। तुम इस घोड़े का इलाज कैसे कर सकते हो? तुम तो डॉक्टर भी नहीं हो। अगर इस घोड़े को कुछ हो गया तो क्या होगा?
वह चिंतित हो रहा था क्योंकि अगर शीमिंग की वजह से इस घोड़े को कुछ हो जाता तो यह उसकी फिल्म के लिए अच्छा नहीं होता। जियामिंग ने उसकी दुविधा को समझते हुए अपने होंठ सिकोड़ लिए। उसने सोंग जिरिन की ओर देखा और कहा, मुझे मेरा फ़ोन दो। लेकिन सोंग जिरिन हिचकिचा रही थी, लेकिन जिमिंग ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे फ़ोन देने के लिए कहा। उसने आह भरी और सावधानी से उसे फ़ोन थमा दिया। उसने अपना हाथ जितना हो सके उतना फैलाया और सावधानी से फ़ोन जिमिंग को दे दिया। उसे डर था कि कहीं घोड़ा पागलों जैसी हरकतें न करने लगे। अब तुम वापस जाओ, साथ ही जू लेन और बाकी लोगों को भी अपने साथ ले जाओ। मैं श्री हान के साथ बाद में आऊँगा। शीमिंग ने सोंग शिने की ओर देखे बिना कहा। लेकिन जाना, अब उसके अलावा वहाँ सिर्फ मालिक श्री हान और जियांग यान ही मौजूद थे। उसने जू लैन, सोंग शिन और बाकी सबको वापस भेज दिया था। उसे इस घोड़े का इलाज करना था और वह जानती थी कि श्री हान और मालिक की अनुमति के बिना वह ऐसा नहीं कर सकती। और जियांग यान हिली नहीं, इसलिए उसके पास उसे वहीं रहने देने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसके अलावा वह जानती थी कि वह उस पर भरोसा कर सकती है क्योंकि उसने उसकी शादीशुदा होने की बात छिपाने में भी उसकी मदद की थी। अपना फ़ोन वापस मिलने के बाद शीमिंग ने एक नंबर डायल किया और उसे स्पीकर पर डाल दिया। नमस्कार दादाजी सू, अध्याय 529। एक प्राचीन युवती जैसी दिखती है। कुछ ही देर में किसी ने फ़ोन उठाया और दूसरी तरफ से एक हंसमुख गहरी आवाज़ सुनाई दी। अरे, तुम्हें मुझे फ़ोन करने का समय कैसे मिल गया? क्या तुम्हारा कोई शूटिंग कार्यक्रम नहीं था? दादा सू ने प्रसन्नता से पूछा क्योंकि उन्हें खुशी थी कि उसने उन्हें फ़ोन किया था। वह कभी दिखाते नहीं थे, लेकिन उन्हें मास्टर झाओ बाई की बेटी को अपनी शिष्या पाकर बहुत गर्व था। जियामिंग ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, दादाजी सू, दरअसल मैंने आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे किसी काम में आपकी मदद चाहिए। आज जब हम घोड़े के साथ एक दृश्य की शूटिंग कर रहे थे तो घोड़ा बेकाबू होकर दौड़ने लगा और अभिनेताओं को अपनी पीठ पर बिठाकर भागने लगा। वह लगभग अभिनेताओं और खुद को भी चोट पहुंचाने ही वाला था। उसने ये बताना छोड़ दिया कि वह भी घोड़े पर सवार लोगों में से एक थी। जब उसने बोलना शुरू किया तो बूढ़ा आदमी ध्यान से सुनने लगा। और आपके विचार से उसके इस अजीब व्यवहार का कारण क्या है? उसने उससे राय पूछी क्योंकि वह जानता था कि वह निदान करने में बेहतर है और उसे पता था कि अब तक उसे उसके व्यवहार का कारण पता चल गया होगा। मुझे लगता है कि उसे नशा दिया गया है। हालांकि मुझे नशे के बारे में और उसकी संरचना के बारे में ठीक जानकारी नहीं है, लेकिन घोड़े की हालत देखकर मैं कह सकता हूं कि यह काफ़ी शक्तिशाली है और अगर नशे का असर समय पर कम नहीं हुआ तो इससे उसके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। सबसे बुरी स्थिति में, आपकी भाषा में कहें तो, उसकी दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु भी हो सकती है। उसने ठीक वही शब्द बोला जो उसने उसे दी गई किताबों में से एक में पढ़ा था। सू के दादा ने सिर हिलाया क्योंकि वह चिकित्सा के वैज्ञानिक शब्दों को समझने लगी थी। जियामिंग के आसपास के लोग उसे हैरानी से देख रहे थे। वह फ़ोन पर बात करते हुए लगातार प्यार से घोड़े को थपथपा रही थी। उसने सिर्फ घोड़े का मुंह और आंखें देखीं। बिना किसी जांच के उसे इतनी सारी बातें कैसे पता चल गईं? उसने खून जैसी लाल आंखों वाले घोड़े पर एक नज़र डाली और धीमी आवाज़ में कहा, और दादाजी सू, ये घोड़ा बहुत कुछ सह रहा है। ये दर्द में है लेकिन खुद को रोके हुए है। मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। आपने मुझे इसलिए फ़ोन किया क्योंकि आपको दवा के प्रभाव का पता लगाना नहीं आता। क्या इसीलिए आपने फ़ोन किया? वह असमंजस में था क्योंकि उसने सही निदान का अनुमान लगाया था और उसे जहर या दवाओं के प्रभाव का पता लगाना आना चाहिए था क्योंकि मास्टर झाओ बाई अपने समय में जहर और दवाओं के बारे में अच्छी तरह से जानकार माने जाते थे। उसने आह भरी और जवाब दिया, मुझे पता है कि यह कैसे करना है, लेकिन उसने उन लोगों की ओर नज़र डाली जो उसे अजीबोगरीब ढंग से देख रहे थे और वह सदमे की स्थिति में थी। क्या पर? लेकिन चूंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, इसलिए घोड़े का मालिक मुझे उसका इलाज करने देने से डरता है। मुझे इस स्थिति में क्या करना चाहिए? वह घोड़े का इलाज जबरदस्ती नहीं कर सकती। भले ही उसे अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा हो, लेकिन वह घोड़े की मालकिन नहीं है, इसलिए उसे घोड़े का इलाज करने के लिए अनुमति लेनी होगी। दादा सू ने अपने होंठ सिकुड़े और एक पल के लिए सोचा। फ़ोन मालिक को दे दो। उसने वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। हेलो, घोड़े के मालिक ने हिचकिचाते हुए कहा क्योंकि उसे पता नहीं था कि वह किससे बात कर रहा है और शीमिंग किस तरह की इंसान है, क्योंकि वह उसे किसी आम अभिनेत्री जैसी नहीं लगती थी। हेलो श्रीमान लिन यांग। श्रीमान लिन, मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम सू लुओझांग है। मैं शिया शहर के लाइफ अस्पताल में प्राच्य चीनी चिकित्सा विभाग का प्रमुख हूँ। अंडरस्को। जब उसने अपना परिचय दिया तो सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। सू लुओझांग चिकित्सा जगत में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। कई लोग उनसे इलाज करवाना चाहते थे और शीमिंग उनसे इतनी सहजता से बात कर रही थी और उन्हें दादाजी कह रही थी। दादा सू ने आगे कहा, और मुझे पता है कि आप अपने घोड़े को लेकर चिंतित होंगे, लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जीमिंग मेरी शिष्या है और वह अच्छी तरह जानती है कि उसे क्या करना है। कृपया उसे कोई अनाड़ी न समझे जो होशियारी दिखाने की कोशिश कर रही हो। ये कहते हुए वह हल्के से हंसे। अगर वह कह रही है कि वह घोड़े का इलाज कर सकती है तो वह करेगी। आपको बस उसके निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करना होगा, और भले ही उसके पास अभी कोई डिग्री नहीं है, मुझे यकीन है कि जल्द ही उसे मिल जाएगी। इसलिए आप बिना किसी झिझक के उसे घोड़े का इलाज करने दे सकते हैं। घोड़े के मालिक को सू लुओझांग का नाम सुनकर काफ़ी हैरानी हुई क्योंकि वे अपने क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध हैं। यहाँ तक कि वे एक बार इलाज के लिए उनके पास गए भी थे, लेकिन उन्हें अपॉइंटमेंट नहीं मिला था। इसलिए वे जानते हैं कि वे कितने बेहतरीन डॉक्टर हैं। फ़ोन रखने के बाद उसने हिचकिचाहट से शीमिंग की ओर देखा। जियामिंग ने गंभीरता से उसकी ओर देखा और कहा, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ श्रीमान लिन। साथ ही अगर इस घोड़े का जल्द इलाज नहीं किया गया तो इसे नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है, और चूंकि इसे कोई अन्य दवा नहीं दी जा सकती, इसलिए यह उसके और दूसरों के लिए भी अधिक खतरनाक होगा।
अगर उसे अभी इलाज नहीं मिला तो वह दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। महोदय, चूंकि यह आपका घोड़ा है इसलिए आपको ही फैसला लेना चाहिए। क्या आप चाहते हैं कि उसका इलाज किसी दूसरे डॉक्टर से हो या आप मुझे उसका इलाज करने देंगे? यह आपका फैसला है, उसने गंभीरता से कहा। मालिक ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, अगर आपको लगता है कि आप उसका इलाज कर सकते हैं तो आगे बढ़िए। उसकी हालत देखकर कोई और डॉक्टर उसके पास नहीं आ पाएगा, इसलिए मुझे लगता है मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। साथ ही जब डॉक्टर सू ने आपकी प्रशंसा की है तो मुझे आपकी क्षमताओं पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने इस मामले पर अच्छी तरह से विचार किया है। चूंकि घोड़े को अभी किसी भी प्रकार का इंजेक्शन नहीं देना चाहिए, इसलिए बेहतर होगा कि इस लड़की से उसका इलाज करवाया जाए। मुझ पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद। इतना कहकर उसने अपना ध्यान वापस घोड़े पर केंद्रित किया और प्यार से कहा, तुम भी चिंता मत करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। श्री हान चौंक गए और उन्होंने उसे पैनी निगाहों से देखा। अभी क्या हुआ? डिग्री शिष्य जिया मिंग और श्री सू के बीच हुई बातचीत को भुला पाना उनके लिए मुश्किल था। जियांग यान भी हैरान रह गई। डॉक्टर, उसने डॉक्टरी कब सीखी? जिया मिंग ने घोड़े की ओर मुड़कर अपना हाथ उसकी गर्दन तक बढ़ाया। उसने एक खास एक्यूपंक्चर बिंदु ढूंढा और उसे जोर से दबाया। घोड़ा दर्द से कराह उठा और थोड़ा छटपटाया, लेकिन जल्द ही वह बेहोश हो गया और कमजोरी से जमीन पर गिर पड़ा। अंडरस्को। अपनी आंखों के सामने ये दृश्य देखकर सब लोग दंग रह गए। क्या उसने इस घोड़े को 1 मिनट से भी कम समय में बेहोश कर दिया, वह भी बिना किसी दवा के? यह उनके लिए काफी चौंकाने वाला था। हालांकि जीमिंग ने उनके हाव भाव पर ध्यान नहीं दिया और घोड़े के बगल में जमीन पर बैठ गया। जब वह पहले दौड़ रहा था तब उसने एक्यूपंक्चर नहीं किया क्योंकि उस समय इससे उसे चोट लग सकती थी। घबराहट की स्थिति में ऐसा करना खतरनाक हो सकता था। कुछ देर बाद उसने अपनी हेयरपिन निकाली जिसे उसने आज अपनी ड्रेस की बेल्ट में लगा रखा था। चूंकि आज उनके बाल खुले थे और उन्होंने उन्हें बांधा नहीं था, इसलिए वह अपनी शाही हेयरपिन नहीं पहन सकती थी, इसीलिए उन्होंने उसे अपने वस्त्र की बेल्ट पर लगा लिया। जब उसने अपनी बेल्ट से हेयरपिन निकाली तो सभी लोग हैरानी से उसे घूरने लगे। लेकिन जब उन्होंने उसे हेयरपिन का सिर घुमाकर उसे बाहर निकालते देखा तो उनकी आंखें फटी रह गईं। उस हेयरपिन के अंदर कई पतली पतली एक्यूपंक्चर सुइयां थीं। ये कैसे संभव है? उन्होंने ऐसा अद्भुत दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। वे हैरानी से उसे घूरने लगे। जियांग यान अवाक रह गई। उसके सामने खड़ी शीमिंग बिल्कुल अलग दिख रही थी। उसका व्यक्तित्व पूरी तरह बदल गया था। उसके चेहरे पर एक अलग ही आकर्षण था और इस पारंपरिक पोशाक में और हाथ में सुई लिए वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। वह प्राचीन काल की किसी सुंदर कन्या जैसी दिखती थी। आगे की कहानी सुनाने के लिए एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।